हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एसबीसी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें मैंने कई वीडियो आपको दिए हैं और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत फर्म का संतुलन यहाँ तक आपको वीडियो प्रोवाइड करता है। इसमें आपको कुछ टॉपिक्स सभी बचे थे बताने के लिए, जैसे आपूर्ति वक्र क्या होता है, आपूर्ति वक्र में परिवर्तन कैसे होता है। तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में इसको हटा दिया गया है, इसलिए हम नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, वह है बाजार का संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम। जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा होगा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वो पीछे की वीडियो भी देख सकें और जो आगे का वीडियो मैं देता जा रहा हूं क्रमशः वह आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। बाजार संतुलन वह स्थिति है जहां बाजार में सभी उपभोक्ताओं तथा फर्मों की योजनाएं सुमेलित हो जाती हैं और बाजार रिक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में संतुलन की अवस्था में कीमत विशेष के अनुरूप किसी वस्तु के लिए, यहाँ पे बाजार मांग कर लेंगे, के लिए बाजार मांग उसकी बाजार पूर्ति के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में न ही फर्म और न ही उपभोक्ता विचलित होना चाहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में इसको अगर हम समझना चाहें तो हम कहेंगे कि बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें उपभोक्ता जो सोचता है और उत्पादक जो सोचता है, दोनों के उद्देश्य क्या होते हैं, पूरे हो जाते हैं। अतः दोनों ही इस स्थिति में परिवर्तन नहीं चाहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि वह कीमत जिस पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति आपस में बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, बाजार संतुलन। अब बाजार संतुलन में हम देखते हैं जिस कीमत पर संतुलन स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं, संतुलन कीमत। आपसे अलग से वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संतुलन कीमत क्या होता है, तो आप कहेंगे जिस कीमत पर बाजार में संतुलन स्थापित होता है उसे संतुलन कीमत कहते हैं। तथा आपसे संतुलन मात्रा या संतुलन मांग पूछा जा सकता है, तो आप इसके लिए कहेंगे कि जिस कीमत पर खरीदी तथा बेची गई मात्रा, अर्थात संतुलन कीमत पर, जिस कीमत नहीं कहेंगे, संतुलन कीमत पर खरीदी तथा बेची गई मात्रा संतुलन मात्रा कहलाती है। तो बाजार संतुलन की स्थिति में क्या होता है, यहां लिखा है QD ब्रैकेट में P स्टार। इसका तात्पर्य है कि संतुलन कीमत पर मांग की मात्रा। QD जो है वो संतुलन मात्रा को दर्शा रहा है, P जो है संतुलन कीमत को दर्शा रहा है, और यहाँ भी संतुलन कीमत है, और QS जो है यह संतुलन पूर्ति को दर्शा रहा है। तो ऐसी स्थिति में संतुलन मांग बराबर संतुलन पूर्ति। बाजार संतुलन कहाँ पे होता है, जिस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होती है। क्लियर। अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं कि किस प्रकार जो है बाजार संतुलन में होता है, उसमें क्या स्थितियां होती हैं। तो बाजार संतुलन दो शक्तियों द्वारा होता है, बाजार मांग और बाजार पूर्ति। यहाँ पे थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे बाजार पूर्ति का, क्योंकि आपने बाजार पूर्ति अभी नहीं पढ़ा है। तो बाजार पूर्ति का तात्पर्य क्या होता है। बाजार पूर्ति किसी निश्चित समय या समय अवधि में निश्चित कीमत पर उत्पादक द्वारा बेची गई मात्रा को कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य विभिन्न कीमतों पर उत्पादक द्वारा उस वस्तु की बेची गई या विक्रय के लिए प्रस्तुत की गई मात्रा से
होता है। तो ये हो गया पूर्ति। अब पूर्ति भी दो प्रकार की होगी। पूर्ति दो प्रकार की होगी, व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल, व्यक्तिगत पूर्ति, और दूसरी होगी बाजार पूर्ति। आप मांग के संदर्भ में अध्याय 2 में आपने इसको पढ़ा है कि व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति क्या, बाजार पूर्ति, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग क्या होती है। ठीक उसी प्रकार व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति होती है। जैसे अगर एक व्यक्ति या एक फर्म के संदर्भ में आप बात करोगे कि सपोज करिए कि आप कह रहे हैं किसी वस्तु की कीमत अगर 10 रुपए है, तो एक फर्म जो है, ये आपकी हो गई कीमत, और ये फर्म जितना बेचने के लिए तैयार है, अगर 10 रुपए पर वह कुछ भी बेचने के लिए नहीं तैयार है। जब कीमत 15 रुपए हो जा रही है तो वह 10 इकाई बेचने के लिए तैयार है। जब 20 रुपए हो जा रही है तो वह 18 इकाई बेचने के लिए तैयार है। और जब प्राइस और वृद्धि हो जा रही है, 25 रुपए हो जा रही है, इसको पर्याप्त लाभ होने लगता है, जिससे सप्लाई बढ़ा करके 30 कर देता है। इसी तरह 30 रुपए पर यह सप्लाई तेजी से बढ़ाता है और 50 यूनिट कर देता है। तो यहाँ पर ये जो तालिका है ये आपको दिखा रही है कि एक निश्चित समय या समय अवधि में विभिन्न कीमतों द्वारा फर्म किसी वस्तु की कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है। तो यह क्या है, फर्म का पूर्ति है या व्यक्तिगत पूर्ति से करेंगे। अब हम एक और फर्म अगर इसमें शामिल कर लें, ये फर्म 1 थी, अब हम फर्म 2 को इसमें शामिल करते हैं। 10 रुपए पर ये फर्म भी कुछ बेचने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसको नुकसान हो रहा है, लेकिन फर्म 1 की तुलना में इसकी लागत सपोज करिए कम है, तो ऐसी स्थिति में यह 15 रुपए पे इसकी तुलना में अधिक बेचने के लिए तैयार है क्योंकि इसकी लागत कम है। 20 रुपए पर यह 30 इकाई बेचने के लिए तैयार है, 25 रुपए पर यह 40 बेचने के लिए तैयार है, 30 रुपए पर यह 70 बेचने के लिए तैयार है। तो जो बाजार पूर्ति होगी इन दोनों को जोड़ने से प्राप्त होगी। दोनों को जोड़ेंगे तो 10 रुपए पर बाजार पूर्ति क्या है, 0। 15 रुपए पे फर्म 1 की 10 और फर्म 2 की 20, ये हो गई आपकी 30। इसी तरह 20 रुपए पर 48 हो जाएगी, 25 पे आपका 70 हो जाएगा और 30 रुपए पे 120। तो यहाँ पर ये वाली तालिका अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो ये बाजार पूर्ति को दर्शाती है, और अलग अलग फर्मों की अगर देखा जाए तो यह व्यक्तिगत पूर्ति या फर्म की पूर्ति को दिखाता है। अब इनसे अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो उसे पूर्ति वक्र बोलेंगे। पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है इसको भी देख लेंगे। यहाँ पर आप तो ध्यान दे रहे होंगे कि जब कीमतें उसकी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत से भी कम होती है तो ऐसी स्थिति में फर्म जो होती है वह कोई भी पूर्ति करने के लिए तैयार नहीं होती है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं फर्म का पूर्ति भी बढ़ता है, बाजार पूर्ति भी बढ़ती है। अर्थात इसमें कैसा संबंध है, मांग में तो आपने देखा था कि ऋणात्मक संबंध होता है, कीमतें बढ़ने पर मांग घटती है। यहाँ पे धनात्मक संबंध है, अर्थात कीमत और पूर्ति के बीच एक दृष्ट परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ हम सप्लाई को लेते हैं और यहाँ पे कीमतों को लेते हैं।
तो कीमतें जैसे जैसे बढ़ेंगी, पहले शून्य कीमत है तो डिमांड सप्लाई भी शून्य होंगे, कीमतें जैसे बढ़ेंगी पूर्ति भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। अब ये लोच कितना होगा, इधर शिफ्ट होगा इधर शिफ्ट होगा, ये निर्भर करेगा कि फर्म या जो वस्तु है वो कितनी लोचदार है, उसकी अन्य वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं हैं कि नहीं है। तो आपके इस सिलेबस में लोच नहीं पढ़ना है पूर्ति की लोच, तो हम भी यहाँ स्किप कर देते हैं। लेकिन संतुलन पढ़ाते समय पूर्ति जरूरी थी जानना, पूर्ति को जानना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर हल्का चर्चा कर दिया। तो ये हमारा जो हो गया, ये क्या है, सप्लाई कर रहे हैं। ये सप्लाई कर्व ये दिखा रहा है कि ये धनात्मक ढाल वाली है, अर्थात यह जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। अब आइए हम देख लेते हैं कि संतुलन जो होता है वह मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा किस प्रकार स्थापित होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप मांग वक्र जानते हैं, ऋणात्मक ढाल वाला होता है सामान्य वस्तुओं का। तो एक हम यहाँ पे डिमांड कर्व ड्रा कर लेते हैं, और एक सप्लाई कर्व। आपने पढ़ा कि संतुलन उस स्थिति में स्थापित होती है जहां पर बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होती है। तो वह जहां पर ये दोनों वक्र एक दूसरे को काटेंगे वह बिंदु क्या होगा, संतुलन का होगा, क्योंकि इस बिंदु पर डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल होगी। अब इसके संदर्भ में हम देख लेते हैं, एक्स अक्ष पे हमने लिया है मात्रा, उत्पादन की मात्रा को, या इस पे आप डिमांड और सप्लाई लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम कीमत को ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमने जो अपने जब एनसीईआरटी की बुक में जो बुक्स है उसमें संतुलन जो दर्शाया गया है उसको क्यू स्टार दिखाया गया है, तो हम क्यू स्टार हम भी संकेत के रूप में दिखा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्यू स्टार ही दिखाएंगे, इसको क्यू भी दिखा सकते हैं, बाकी को Q1 Q2 Q3 कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर हम प्राइस देख लेते हैं, तो प्राइस को भी P स्टार से दिखा देते हैं। तो P स्टार आपकी एक, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर होंगी, तो बराबर होंगी तो संतुलन मात्रा हमारी Q स्टार हो जाएगी और संतुलन कीमत हमारी जो होगी वह P स्टार होगी। अब हमें ये पढ़ना है कि अगर इन दशाओं में परिवर्तन होता है तो क्या होगा। सपोज करिए कि प्राइस जो है P स्टार से अधिक है, P1 है, तो क्या होगा। अगर प्राइस P1 है तो आप देख रहे हैं यहां हम A और B लिख दे रहे हैं। आप ऐसी स्थिति में देख रहे हैं कि जो हमारी डिमांड होगी, डिमांड कर्व के सापेक्ष हम देखेंगे तो हमारी डिमांड कितनी हो रही है, A P1, और सप्लाई कितनी हो जा रही है, B P1। इसका तात्पर्य है कि ये जो स्थिति होगी एक एक्सिस सप्लाई की होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, अधिपूर्ति। ये आपकी हो गई अधिपूर्ति, अर्थात सप्लायर जो है, उत्पादक जो है, बाजार में जितना बेचने के लिए वस्तु की मात्रा जितनी बेचने के लिए लाया है उसके लिए उतने खरीदार उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सप्लायर को अपनी कीमतों को घटाना पड़ेगा, जिससे जितना वह माल बेचना चाहता है
वह उस माल को बेच सके। तो प्राइस क्या होगी ऐसी स्थिति में? नीचे आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि लागतें अगर अधिक है तो फिर कैसे नीचे लाएंगे? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बहुत सारी फर्में, ये पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति है, इसमें बहुत सारी फर्में हैं, तो परिणाम ये होगा कि जो बहुत सारी फर्में हैं वो क्या करेंगी, उसमें से जिनकी लागत अधिक होगी, जो छोटी इकाइयां होंगी, वो बाजार को छोड़ करके बाहर चली जाएंगी, जिससे सप्लाई घटती चली जाएगी। अर्थात ऐसी अदृश्य शक्ति कार्य करेगी जो कीमतों को नीचे लाएगी, जिससे डिमांड बढ़ेगी। आप देख रहे हैं नीचे आने पे डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ देख रहे हैं हमारा डिमांड कितना है, मान लीजिए इसको हम Q1 कर दे रहे हैं और सप्लाई को Q2 कर दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति, इसको Q1 यस कर दे रहे हैं, Q1 डी कर दे रहे हैं, डिमांड को Q1 डी और इसको Q1 यस कर दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है, इतना जो है वो अधिपूर्ति की स्थिति है। तो जब हम इस पे नीचे आएंगे तो आप देख रहे हैं मांग बढ़ती जाएगी, मांग क्या हो रही है, बढ़ती जाएगी। और जब आप इस पे सप्लाई कर्व पे नीचे आएंगे तो आप पाएंगे कि सप्लाई यहाँ है और जैसे जैसे नीचे आएंगे सप्लाई घटती आएगी। ये सप्लाई और डिमांड में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक कि ये दोनों आपस में ई बिंदु पर पुनः बराबर न हो जाए और पुनः Q स्टार जो इसकी मात्रा है वो स्थापित न हो जाए। अब दूसरी स्थिति ले रहे हैं जब कीमतें जो है संतुलन कीमत से कम है। अब इसको हम P2 कर दे रहे हैं, प्राइस को P2 दिखा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये देख रहे हैं सप्लाई कर्व है आपका, तो सप्लाई कर्व की ये हो गई, मान लीजिए इसको हम C नाम दे रहे हैं और इसको D। अब क्या होगा, यहां पे आप देख रहे हैं कि सप्लाई P2C है, सप्लाई कितनी है, P2C है और डिमांड कितनी है, P2D है। इसको चाहे तो ऐसे भी आप यहाँ एक्स पे दिखा सकते हैं, इसको Q2D कर दीजिए और सप्लाई को Q2S कर दीजिए, उल्टा हो गया है। Q2D ये डिमांड हो गई आपकी और सप्लाई जो है Q2S हो गई। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सप्लाई केवल इतनी है और मांग जो है ये इतना है। तो सप्लाई और डिमांड में अंतर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो है इतनी अधिक मांग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अधिमांग, एक्सिस डिमांड, अधिमांग। तो जब अधिमांग हो जाएगा इसका तात्पर्य होगा कि ऐसी स्थिति जिसमें खरीदार किसी वस्तु के अधिक हो और सप्लाई कीमतें कम होने की वजह से वह उनकी लागतों से भी कीमतें कम है, इसलिए वह बेचने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं। वह केवल इतनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है कि वो QS बेचने के लिए तैयार है, जबकि खरीदार जो है इस कीमत पर बहुत अधिक है। तो परिणाम होगा कि सप्लायर क्या करेगा, कीमतों में वृद्धि करेगा जिससे वह अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, किस कीमतों में वृद्धि करेगा। कीमतों में जैसे जैसे वृद्धि होगी पुनः जो है सप्लाई बढ़ने लगेगी और डिमांड क्या होगी, घटने लगेगी। ऊपर जाने पे डिमांड घट रही है और सप्लाई बढ़ रही है, क्योंकि ये सप्लाई कर्व धनात्मक ढाल वाला होता है और डिमांड कर्व ऋणात्मक ढाल वाला। अर्थात यह अदृश्य शक्ति जो है सदैव कीमतों को संतुलन कीमत की ओर और सप्लाई और डिमांड को संतुलन मात्रा की ओर स्थापित करेगी। अब इन स्थितियों में परिवर्तन समय के साथ होता है, ऊंची कीमतों पर थोड़ी हो सकता है, या अगर इस क्षेत्र का दोहन कम हुआ है तो भविष्य में इससे कम कीमतों पर भी संतुलन हो सकता है समय के साथ। अर्थात यह
संतुलन की जो अवधारणा है यह स्थैतिक नहीं है, ये गत्यात्मक है। संतुलन गत्यात्मक है। तो यहाँ पर हमें दो बातें ध्यान देने की जरूरत है। अधिपूर्ति और अधिमांग की जो डिफिनीशन है वो अलग से भी आ सकती है। तो अधिपूर्ति या एक्सेस सप्लाई को आप अगर पूछा जाता है आपसे तो आप कहेंगे अधिपूर्ति उस अवस्था को कहते हैं जब बाजार मांग, इसको हम QD कर दे रहे हैं। बाजार मांग जो होगी वह लेस होगी, कम होगी। किससे कम होगी? बाजार पूर्ति से। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि QS इज ग्रेटर देन QD। तो दोनों स्थितियों में अधिपूर्ति की अवस्था होगी। अधिमांग को भी अलग से देख लेते हैं। अधिमांग की स्थिति में जो यहां पर भी बाजार पूर्ति कर दे रहे हैं। अधिमांग की स्थिति तब उत्पन्न होगी जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो। QD इज ग्रेटर देन QS, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं QS इज लेस देन QD। अर्थात बाजार पूर्ति बाजार मांग से कम हो अथवा बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो, दोनों तरह से हम कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा इस वीडियो में? हमने ये सीखा कि बाजार संतुलन किसे कहते हैं, बाजार संतुलन का चित्र के द्वारा कैसे हम व्याख्या करेंगे। ध्यान रहे कि अर्थशास्त्र में आपको जितना नंबर लिखने पे मिलता है उतना ही नंबर आपको चित्र पे भी मिलता है। तो चित्र जो डायग्राम है इस पर विशेष ध्यान रखिए और इसका विश्लेषण जैसे बताया गया है उसको भी ध्यान से आप सुनेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।